हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें और इस कोरोना से हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी उभरें। और ईश्वर से अभी यही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्द इसकी वैक्सीन आए। तो दोस्तों, हाँ, मैं सबसे पहले आज आप लोगों को बता देना चाहूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि मेरे इस सर के पीछे एक बल्ब जल रहा हुआ करता है वीडियो में। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो नित्य दिन सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय को देखना चाहिए। जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो हमें बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, तो वो हमारे शारीरिक विकास के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिए, हर चीज़ों के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी डेली रूटीन्स को लेकर और अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने शेड्यूल, कहीं जल्दी में जाना, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें लेट सोने की वजह से, कई कारणों से हमें सूर्योदय देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मेरी ये आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आप लोगों को अगर ये अवसर मिले तो आप लोग ज़रूर सूर्योदय को देखें। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का एहसास आप लोगों को पूरे के पूरे दिन होगा। तो ये पूरे के पूरे दिन, अब इस गर्मियों में मैं सूर्य के सामने बैठ तो सकता नहीं हूँ, तो ये मेरे सर के पीछे एक बल्ब जल रहा है, जो बल्ब मुझे ये एहसास कराता है कि जो सूर्य की रोशनी है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वो मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही है और मुझे उससे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ये मेरा अपना एक थॉट है, मेरा अपना एक विचार है। कहीं हद तक बहुत लोग आप सहमत ना भी होंगे, लेकिन जो भी मैंने अपनी मन की बात आप लोगों को शुरू में बताई इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आज जो है वो आप लोगों को अपने यूपीएससी ऑप्शनल के सब्जेक्ट में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब आप यूपीएससी सीएससी मीन सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की परीक्षा में को देंगे, तो उसके मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में आपको एक वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि वो वैकल्पिक विषय या वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लें तो लें क्या। तो आज उसी लिस्ट को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूँ आप लोगों को, फिर से आप लोगों की ये जानकारी मैं दे दूँ कि मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जीएस के पेपर्स की पूरी जानकारी आप लोगों को दी थी कि 4 आप लोगों को जीएस के पेपर देने होंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। किसमें? मेंस में, मुख्य परीक्षा में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी आपको एक पेपर देना होगा, किसका? जीएस का, जनरल स्टडीज़ का। अब दोस्तों, मैं इस 4 जीएस के पेपर, मेंस में जो 4 जीएस के पेपर होते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, उसके बाद जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक ऑप्शनल पेपर 1, एक ऑप्शनल पेपर 2। तो अब वो ऑप्शनल पेपर आप कौन सा चुनेंगे, उसकी मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें आप 25 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 25 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आप किसी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। आप अपने एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, तो उन क्वेश्चंस को मैं देखूंगा, बाद में मैं डिस्कस करूंगा कि एक सही सोच, एक सही विचार के साथ आप अपने ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। तो दोस्तों, जो ये ऑप्शनल की लिस्ट है उसमें आप हिस्ट्री ले सकते हैं फर्स्ट 1, और सेकंड आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, देन आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, देन आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, देन आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, देन आप फिलॉसफी ले सकते हैं, देन आप साइकोलॉजी ले सकते हैं,
देन आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, देन एग्रीकल्चर ले सकते हैं, देन एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस ले सकते हैं, वेटरनरी साइंस ले सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता दूं कि वेटनरी साइंस के अलावा आप जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस के अलावा एंथ्रोपोलॉजी का भी चयन कर सकते हैं। उसके बाद बॉटनी भी आप ले सकते हैं, फिर आप केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, फिर आप सिविल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, फिर आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, देन आप जियोलॉजी भी ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जूलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स भूविज्ञान। तो जियोलॉजी का भी आप चयन कर सकते हैं। देन आप लॉ भी ले सकते हैं, मतलब कानून भी अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। देन आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, देन आप मैनेजमेंट भी ले सकते हैं, देन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, देन आप मेडिकल साइंस भी ले सकते हैं, देन आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, देन आप स्टैटिक्स भी ले सकते हैं, और फिर आप जूलॉजी भी ले सकते हैं। तो जूलॉजी मीन्स आप बायोलॉजी के जो दो सब्जेक्ट हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, उस जूलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे दोस्तों। तो मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूँगा, और मेरा फिर से निवेदन आप लोगों से कि आप एक नोटबुक और एक अपना पेन अपने साथ रखें। कुछ भी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट दिखे उसे आप प्लीज़ नोट डाउन करें। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 ऐसे सब्जेक्टों का मैंने जिक्र किया जिसमें से आप अपने एक ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 1 हिस्ट्री, 2 geography, 3 economics, 4 sociology, 5 public administration, 6 philosophy, 7 psychology, 8 political science, 9 agriculture, 10 animal husbandry and veterinary science, 11 anthropology, 12 botany and 13 chemistry, 14 civil engineering, 15 commerce, 16 electrical engineering, 17 geology, 18 law and 19 mathematics, 20 management, 21 mechanical engineering, 22 medical science, 23 physics, 24 statics, 25 zoology। मीन्स दोस्तों आपने देखा कि ये 25 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आपको अपना एक ऑप्शनल का चुनाव करना है। तो हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक हेल्पफुल एरिया है। जैसे आप देखें कि कोई भी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट अगर इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं तो उनके लिए सिविल इंजीनियरिंग मीन्स बैकग्राउंड, अगर उनका बीटेक में सिविल ट्रेड रहा है तो वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ जा सकते हैं। अगर किन्हीं का इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल के थ्रू जा सकते हैं, किन्हीं का अगर मैकेनिकल रहा है तो वो मैकेनिकल के थ्रू जा सकते हैं। तो मीन्स इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स इसमें हैं। अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड से हैं तो वो एग्रीकल्चरल ऑप्शनल के साथ जा सकते हैं। कोई अगर मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो मेडिकल साइंस के साथ जा सकते हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे सब्जेक्टों की लिस्ट मैंने आप लोगों को बताई, और उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही ऑप्शनल का चुनाव करें। तो उसके लिए दोस्तों मैं एक दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम काफ़ी डीपली एनालिसिस करेंगे कि अपने ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें, और उसमें मैं जहाँ तक हो आप लोगों को एक अच्छी सोच के साथ बता पाऊँ कि कौन सा ऑप्शनल किसके लिए बेहतर होगा। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो डिसीज़न लेना होगा, मंथन करना होगा, वो आपको दोस्तों खुद ही करना होगा। बट एक जनरल चीज़, एक हेल्पफुल क्राइटेरिया से कैसे क्या आसान या कौन सा सही, वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को। लेकिन हाँ, इस चीज़ में ना पड़ें कि मार्केट में किसी ने कह दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्कोरिंग है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं, हाँ लेकिन उसमें इंटरेस्ट है नहीं, उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब भी आपने ले लिया, चूज़ कर लिया किसी के कहने पर। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। तो मेरा वादा, मैं एक अन्य वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कि अपनी सूझबूझ से काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर करूंगा कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें। लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उस लिस्ट का बताया। तो दोस्तों अब इस लिस्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप मानकर चलें तो आपके इसके 2 पेपर हो गए। तो ये 2 पेपर आपके लिए ही सिर्फ और सिर्फ होगा, क्योंकि मीन्स और बच्चों ने अगर ये सब्जेक्ट चूज़ किया होगा तो वो भी इस पेपर को देंगे, लेकिन आपने अगर इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो आप इस पेपर को दोगे। तो एक इस सब्जेक्ट में ये डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जो अगर मैं जीएस की बात करूं तो जो जीएस के आपके 4 पेपर हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 3 एंड जनरल स्टडीज़ पेपर 4,
तो ये चारों के चारों पेपर हर एस्पिरेंट के लिए क्या होंगे, मैंडेटरी होंगे, कॉमन होंगे। ये चारों पेपर हर बैकग्राउंड के बच्चे को यूपीएससी मेंस, सीएससी मेंस में मुख्य परीक्षा में देने ही देने हैं। तो ये 4 पेपर दोस्तों। उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर, मीन्स आपके हो गए 6 पेपर। उसके बाद आपका एक एस्से। तो एस्से भी सबके लिए क्या होगा, कॉमन का कॉमन ही होगा। बस ऑप्शन उसमें वो होगा कि आप इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में आप अपना निबंध का पेपर, एस्से का पेपर दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ 7 पेपर्स आपके हो चुके हैं। हिस्ट्री के 2 प्रश्न पत्र आपके सामने, 2 पेपर आएंगे, पेपर 1, पेपर 2। आप जो भी ऑप्शनल लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, XYZ कुछ भी, तो उसके 2 पेपर होने ही होने हैं। और 4 जीएस के पेपर। तो 4 2 6, 4 और 2 6 एंड द 1 लास्ट इज एस्से। तो वो हो गया आपका 7 पेपर दोस्तों, ये हो गए। उसके बाद 7 पेपर के अलावा आपको 2 पेपर और देने होते हैं, जो मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं। मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ दोस्तों कि 2 पेपर जो होते हैं जीएस, ऑप्शनल और एस्से के अलावा, वो क्वालिफाइंग होते हैं। उसमें क्या होता है, तो आपको अपनी एक रीजनल लैंग्वेज का चुनाव करना पड़ता है। मतलब रीजनल लैंग्वेज, या आप सिर्फ इसे कहें तो लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कौन सी, तो जो 8वीं अनुसूची है हमारे संविधान की। तो हमारे संविधान की हिसाब से जो हमारे भारत की भाषाएं हैं, अनुसूची के हिसाब से, 8वीं अनुसूची के हिसाब से, उसमें से आपको किसी एक भाषा का चयन करना है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये कोई एक लैंग्वेज उठाकर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब आप इस एग्ज़ाम को पास करते हैं और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको सर्विस अलॉट होता है, आपको कैडर अलॉट होता है। तो कैडर अलॉट होने के बाद ये आपके हाथ में तो है नहीं कि आप जहाँ चाहेंगे वो कैडर आपको मिल जाएगा। हाँ, ऑप्शन आपसे पूछा जाता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसमें पूछा जाता है कि आप 3 चॉइस दें, तो आप 3 चॉइस अपने मन से देते हैं। लेकिन ये फुल्ली डिपेंड करता है बोर्ड पे ही, ये फुल्ली डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे ही कि आपको कहाँ पर कौन सा कैडर मिलता है। तो अब मैं अपने इस प्रोस्पेक्टिव से, अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, ये लैंग्वेज चूज़ करने का जो प्रावधान है यूपीएससी में, उसकी मैं आपको बात बता दूं। तो जस्ट लाइक आपको एग्जांपल के तौर पर दोस्तों दे दिया जाता है आंध्र प्रदेश, या आपको दे दिया जाता है महाराष्ट्र, या आपको दे दिया जाता है सिक्किम की तरफ, या कोई भी कैडर अगर आपको मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों एक ये अवधारणा होती है कि वहाँ पर लोकलिज्म की ज़्यादा वो होती है। वहाँ पर लोग अपनी भाषा को ज़्यादा बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर कर्नाटका की बात करूँ, बेंगलोर जैसी जगह की बात करूँ, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कन्नड़ बोलते हैं। मीन्स रीजनल लैंग्वेज का वहाँ पर ज़्यादा बोलबाला है। तो उन एरियाज़ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो गवर्नमेंट को भी एक ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, और आपको भी ये फ़ायदा मिलेगा कि आप अपने उस डिस्ट्रिक्ट में या अपने उस एरिया में काम कर पाएँ। तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोस्तों, जिससे कि आप कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने लोगों की समस्या को कैसे समझ पाएंगे। तो उसमें मेन जरिया जो है, कनेक्टिविटी जो है, वो है लैंग्वेज। तो दैट इज़ द लैंग्वेज इज़ द नेसेसरी पॉइंट। तो यूपीएससी जो है ये उसने एक ये प्रावधान अपने सीएससी के एग्ज़ाम में रखा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वो लिस्ट बता देना चाहूँगा कि आप उस जो लैंग्वेज है उसमें से आप किसी एक लैंग्वेज का चयन करेंगे। तो वो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। उसमें आप एक असमी ले सकते हैं, असमीज़ भाषा, असम की जो भाषा है। उसके बाद आप बंगाली ले सकते हैं, देन आप बोडो ले सकते हैं, देन आप गुजराती ले सकते हैं, देन आप कन्नड़ ले सकते हैं, देन आप कोंकणी ले सकते हैं, देन आप मलयालम ले सकते हैं, देन आप मराठी ले सकते हैं, देन आप उड़िया ले सकते हैं, देन आप संस्कृत ले सकते हैं। उसके बाद आप सिंधी ले सकते हैं, तेलुगु ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, डोगरी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कश्मीरी ले सकते हैं, मैथिली ले सकते हैं। उसके बाद आप मणिपुरी ले सकते हैं, उसके बाद आप नेपाली ले सकते हैं, देन आप पंजाबी ले सकते हैं, देन आप संथाली ले सकते हैं, देन आप तमिल ले सकते हैं, देन आप उर्दू ले सकते हैं। तो मतलब मैं ये बताना चाहूँ, ये 23 ऐसे मैंने सब्जेक्ट्स में से ऐसे 23 भाषाओं का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया, जो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज भी है। तो उसमें से आपको एक भाषा का चयन करना होगा। तो अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं, या आप मैथिली चूज़ करते हैं, या आप कन्नड़ चूज़ करते हैं, कोई भी आप एक भाषा का चयन करते हैं, तो उसका एक पेपर होगा जो कितनों का होगा, 300 अंक का होगा।
तो दोस्तों ये 300 अंक का पेपर होगा और आप याद करें और याद कर लें कि ये भाषा का जो पेपर होगा, लैंग्वेज का जो एक पेपर होगा आपकी मुख्य परीक्षा मेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। मतलब इस 300 में से आपको 30% मार्क जो है वो स्कोर करने हैं, जो मुझे लग रहा है 90 के आसपास होगा। तो वो 90 अंक आपको हासिल करने हैं इस लैंग्वेज पेपर में, जिससे कि आप माने जाएंगे कि आप इस भाषा को जानने में, समझने में, बोलने में, पढ़ने में आप कैपेबल हैं। और इस पेपर के अलावा दोस्तों आपसे एक और पेपर पूछा जाता है, एक और पेपर आपको देना होता है, जो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों अब जैसे कि अगर आप इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, डिपार्टमेंटल वर्क को देखने में, सोसाइटी को समझने में, जो भी योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा आती हैं उनमें उन्हें लॉन्च करने में, मॉडल तैयार करने में। तो अगर आप एक IAS बनने जा रहे हैं, अगर आप एक IPS बनने जा रहे हैं, तो आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि एक इंग्लिश आना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपके इंग्लिश का भी परख किया जाता है। वो किस पेपर के जरिए? तो इसी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के जरिए। और ये भी दोस्तों 300 मार्क का होता है, 300 अंक का ये पेपर होता है, और ये भी क्वालिफाइंग ही होता है। मतलब इस 300 अंक की परीक्षा इंग्लिश लैंग्वेज में से ही आपको भी पासिंग मार्क मीन्स क्वालिफाई करना है, जो भी 300 का 30%, तकरीबन 90 के आसपास होगा, जो आपको हासिल करना है इस पेपर में। तो फिर से मैं दोस्तों एक बार आप लोगों को लिस्ट बता देता हूँ। अगर आप लोग कहीं पेन या नोटबुक लेके बैठे हों तो आप लोग इसमें से नोट कर सकते हैं, और इसमें से आप किसी अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो 1 असमी, 2 बंगाली, 3 बोडो, 4th गुजराती, 5th कन्नड़ एंड 6th कोंकणी, 7th मलयालम, 8th मराठी, 9th उड़िया, 10th संस्कृत, 11th सिंधी, 12th तेलुगु, 13th इंग्लिश, 14th डोगरी, 15th हिंदी, 16th कोंकणी, 17th मैथिली, 18th मणिपुरी, 19 नेपाली, 20 पंजाबी, 21 सांथाली, और 22 तमिल, 23 उर्दू। तो दोस्तों आपने जब इन भाषाओं को सुना होगा तो इसमें आपने देखा होगा, अगर बिहार से कुछ बच्चे आ रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देने के लिए, तो वो अपनी लैंग्वेज के तौर पर मैथिली ईजिली ले सकते हैं, अगर उन्हें मैथिली आता है तो। अगर कोई पंजाब से आ रहा है और इस एग्ज़ाम को देना चाह रहा है तो वो पंजाबी ले सकता है, अपने पंजाबी का चयन कर सकता है अपनी इस लैंग्वेज के तौर पर। अगर कोई कर्नाटका से आ रहा है वो कन्नड़ चूज़ कर सकता है। लेकिन अगर आप को वो भी नहीं आती, अपनी रीजनल लैंग्वेज भी अच्छी से नहीं आती, और आपको लगता है कि मैं ये पेपर अच्छे से मतलब क्वालिफाई भी नहीं कर पाऊँगा, तो आप इंग्लिश लें, और इंग्लिश ना लें तो आप हिंदी लें। मतलब कुछ ना कुछ आपको दोस्तों करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसमें से कौन सी भाषा का चुनाव करूं। लेकिन इंग्लिश में आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आपको इंग्लिश का पेपर देना ही देना होगा, जिसमें कि हिंदी माध्यम के छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अगर दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों को सलाह दूं तो कोई इतना बड़ा टफ़ टास्क ये नहीं है। आप इस इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज का पेपर 300 मार्क का होगा, उसे आप अच्छे से कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं अपना एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स, कुछ जो है वो साझा करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे इस तरीके से जो है वो अपने आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, एक अच्छी पकड़ बना सकते हैं कि जिससे आप क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों फिर से हम शुरू करें तो जनरल स्टडीज़ जो है UPSC CSC का मेंस मुख्य परीक्षा जो है, उसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4, और देन आपका जो भी आप ऑप्शनल का चुनाव करते हैं उसके 2 पेपर, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, और देन आपके पास एक लैंग्वेज, और देन आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो कितने हो गए? 4 पेपर GS के, 2 पेपर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, तो 4 2 6, एक हो गया आपका essay 7, और 2 आपके पेपर हो गए, एक आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग और एक आपका हिंदी लैंग्वेज, वो भी क्वालिफाइंग। और दोस्तों सबसे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो भी आपकी मार्कशीट बन के आती है, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होके आती है रिज़ल्ट आने के बाद, उसमें सिर्फ और सिर्फ GS और essay और आपके ऑप्शनल के अंक दर्शाए जाते हैं, आपके वही मार्क आपको पता चलते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो आपका इंग्लिश और हिंदी पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है।
उसके मार्क्स आपको अपने रिपोर्ट कार्ड में या अपने रिजल्ट में, आपकी मेरिट लिस्ट में आपको वो नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड किए जाते हैं मार्क्स किसके, तो जीएस के चारों पेपर के, ऑप्शनल के दोनों पेपर के और एसए के एक पेपर के। तो 4, 2, 6 और 1, 7 पेपर दोस्तों आपको 9 देने हैं, लेकिन रिजल्ट मार्क्स आपको 7 पेपर के मिलेंगे और 2 पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। और उसी तरीके से मैं आपकी ये भी आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो प्रीलिम्स में आप 2 पेपर दे रहे हैं, एक आप अपना जनरल स्टडीज़ का और दूसरा आप अपना CSAT का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स CSAT भी आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मोड है। उसमें भी आपको 33% मार्क्स, 33% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, जिससे कि यूपीएससी जो है, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, वो ये निर्धारण कर सके कि आप जो है वो CSAT में एक अच्छे कैंडिडेट हैं, मतलब आपको बेसिक पकड़, बेसिक समझ, बेसिक नॉलेज है। और जो जीएस के मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स में, उसी मार्क्स पर के बेसिस पर आपका जो है वो प्रीलिम्स क्लियर होता है और आपका रिजल्ट क्लियर होता है। लेकिन जब फाइनली आप स्टेज 1 प्रीलिम्स, स्टेज 2 मेंस एंड स्टेज 3 पर्सनालिटी टेस्ट मीन्स इंटरव्यू, साक्षात्कार को आप देते हैं, तीनों स्टेज से जब आप गुजरते हैं, तो रिजल्ट फाइनली आप लोगों को मेंस के मार्क्स के और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो अगर मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जोड़ें, तो जीएस के चारों पेपर को अगर आप जोड़ें तो आपका होता है 1000 मार्क। देन आप अपने ऑप्शनल के पेपर को जोड़ें तो वो होता है आप लोगों का 500 मार्क, तो आपके हो गए ये 1500, 1500। देन अगर आप लोग दोस्तों जोड़ें तो एसए का जो मार्क होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का कितना, तो 250। तो आप एसए को भी जोड़ लें तो कितने हो गए 250, तो आपका अब क्या हो गया 1750 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस हो गया। और इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज को हम इसमें तो जोड़ेंगे नहीं, तो 750 मीन्स 1750 अंक की परीक्षा मेंस की होती है। और उसके बाद जब आप पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू को देने जाते हैं तो आप 275 आई थिंक 275 का आपका इंटरव्यू का होता है, और उसके भी मार्क्स आपके इस रिज़ल्ट में, आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। और इससे फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों आप लोगों को अन्य वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।